हेलो बच्चों, माई सेल्वी के घर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चैप्टर वेक्टर इन वन शॉट। इस वन शॉट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इस वेक्टर चैप्टर के ज़्यादातर फॉर्मूले। आप ये समझ सकते हैं कि सभी फॉर्मूलाज और उनके साथ बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वेक्टर क्या कहता है बेटा हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर्स क्या होते हैं? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और इनको ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? अलजेब्रिक सम हम लोग यूज करते हैं। और वेक्टर वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है। सिर्फ इतना अगर आप कहेंगे तो कोई कह देगा 10th क्लास का बच्चा है क्या? 10th तक 9th तक हो सकता है कि आपको सिर्फ ये बताया गया हो कि वेक्टर वो हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। बट अभी हमारे पास एक और पॉइंट ऐड हो जाता है, वो जल्दी आप समझ जाएंगे, जिसमें हम कहते हैं इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है बेटा? जब हमारे पास दो क्वांटिटीज जिनका जो सम है वो उनके बीच के एंगल के ऊपर डिपेंड करे, तब हम उसे कहते हैं वेक्टर, सॉरी, उसे बोलते हैं हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या कहते हैं बेटा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जब हमारे पास दो क्वांटिटी का सम उनके बीच के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है एंड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, ये स्पीड की एग्जांपल्स हैं, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, सबको मालूम है। ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी चीजें आप आगे जाकर पढ़ते हैं, जैसे फोर्स हो गया, मोमेंटम। अब जैसे मैंने कहा था कि एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आप यहां से समझेंगे। नाइदर प्योर स्केलर नॉर प्योर वेक्टर, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं टेंसर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप मेरा साथ दें यहां पर, सबको ये बेसिक बात पता होगी, 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने, कि अगर हमारे पास इसमें 5 एम्पियर करंट है, इसमें 3 एम्पियर करंट है, तो यहां पर करंट कितना हो जाएगा बेटा? 8। बट वहीं अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं बेटा, सॉरी, इसकी डायरेक्शंस को हम क्या कर दें? बदल दें। इधर मैंने क्या कर दिया? 3 एम्पियर की इधर, तो यहां पर अब क्या रह गया? 2। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर ये इस तरफ हो गया 3 तो ये 2 था, और उससे पहले अगर ये इस तरफ 3 था तो ये क्या था? 8। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता। इन दोनों आर्म्स के बीच में, इन दोनों आर्म के बीच में जो एंगल है थीटा, ये 8 एम्पियर इस पे डिपेंड नहीं करता। ये एंगल 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, इस पे ये वैल्यू 8 एम्पियर डिपेंड नहीं करती। इसीलिए ये वेक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं। क्या ये बात समझ में आई? तो वेक्टर कौन से होते हैं? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एंड उनका सम जो है वो किसको ओबे करे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे बेटा। यानी कि दो क्वांटिटी के बीच के एंगल के ऊपर उसका सम डिपेंड करे। तो इन जनरल इलेक्ट्रिक करंट को आप देखेंगे कि ये हमारे पास ना तो प्योर स्केलर है ना प्योर वेक्टर, बट कुछ जगह पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो इसे स्केलर मान लिया जाता है, बिकॉज इट ओबे अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। यानी कि अगर मुझे ये करंट देखना है तो मैं सिर्फ इसको साइन के साथ देखूंगा कि इनकमिंग है तो प्लस ले लो, बाहर जा रहा है, लीव कर रहा है तो माइनस ले लो। तो प्लस माइनस के साथ अगर आप एडिशन कर पाए किसी चीज की तो उसे हम क्या बोल देते हैं? स्केलर। तो आगे चलकर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को वो स्केलर भी बोल देता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो अलजेब्रिक सम करने से ऐड हो जाती हैं तो हम उन्हें जनरली क्या बोल देते हैं? स्केलर बोल देते हैं। ओके, जैसे अब देखिए रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है ग्राफिकली? आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से। एरो की जो टेल है वो इनिशियल और स्टार्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, और जो हेड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनल एंड एंड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। जो लेंथ है इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेक्टर बेटा। मूविंग टुवर्ड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन,
वेक्टर जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद एन एरो ओवर इट, और इट इज बोल्ड। ये बोल्ड कहां यूज किया जाता है बेटा? बुक्स में। बुक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह पर आपको जो वी वेक्टर है वो ऐसे बोल्ड लिखा होगा। तो बोल्ड लिखा है लेटर, इसका मतलब क्या है कि वो वेक्टर लिखना चाह रहा है। हम नहीं लिखेंगे पेपर पे क्योंकि इससे पेपर फट भी सकता है, तो इसलिए हम जनरली क्या यूज करते हैं? लेटर विद एन एरो। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट की जाती है बेटा? अगर आपके पास ये वेक्टर है, इसके साथ आप ये बार्स लगा सकते हैं, इसे मॉडुलस बोलते हैं। और आप सिंपल एरो हटा दीजिए, सिंपल लेटर लिखेंगे तो इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता है बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ में यूनिट्स होती है। जो भी हमारे पास वेक्टर है, मान लो फोर्स वेक्टर है, तो 20 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, साथ में न्यूटन उसकी यूनिट, वो क्या होंगी? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन वो नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट की, वेस्ट की तरफ, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ए कैप। और इसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। ये इंटरेस्टिंग वेक्टर है, इसके बारे में अभी फिर से देखते हैं। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? जो वेक्टर होता है इसके दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर हमें वेक्टर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से हम इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है बेटा तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपने देखा दो तरीके से लिखी जाती है, सिंपल लेटर से और मॉडुलस से। अब हमने जैसे कि कहा यूनिट वेक्टर, ये इंटरेस्टिंग बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1। और दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यूनिट तो कौन ले जाता है? मैग्नीट्यूड ले जाता है। तो यूनिट वेक्टर ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, हमें इसमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए होती, सॉरी इसकी मैग्नीट्यूड नहीं होती, चाहिए नहीं, इसकी मैग्नीट्यूड नहीं होती बेटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल देखिए, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन टूवर्ड ईस्ट। तो इसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट बिकम्स द मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? टूवर्ड ईस्ट। तो ये यूनिट वेक्टर है हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड डू नॉट हैव यूनिट्स। ये मैंने बार बार लिखा है बेटा। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चन भी इसके ऊपर करवाऊंगा आगे चलकर, जिसमें हम देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है और इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। टाइप्स ऑफ वेक्टर बेटा बहुत सारे टाइप्स हैं, इसके ऊपर कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस एक दो तीन वेक्टर हैं जिसको हमें याद रखना होता है। पैरेलल वेक्टर्स अगर हम देखें, ऑलमोस्ट सबको मालूम है पैरेलल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो डायरेक्शन सेम को हम कैसे लिखते हैं? ए कैप इक्वल टू बी कैप, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कौन से होते हैं बेटा? जिनकी डायरेक्शन ओपोजिट होती है। तो ओपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है? माइनस यूज किया जाता है। कोलिनियर वेक्टर, जो एक ही लाइन में दो वेक्टर एक्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं कि ये पैरेलल हो, दीज कैन बी एंटी पैरेलल ऑल्सो, बट इट शुड बी, दीज शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। कोप्लेनर, जो एक ही प्लेन में हो। अब कई बार बच्चे ये कहते हैं जो एक लाइन में है वो प्लेन में भी होगा, ये बात ठीक है बेटा, बट दोनों की डेफिनेशन अलग है। अगर एक लाइन में है तो कोलिनियर, अगर लाइन को छोड़ के वो किसी एंगल पे है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। ओके, फिर बात आती है इक्वल वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बेटा। वेक्टर इक्वल कब होते हैं? दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं बेटा? जब हम उसको लिखते हैं, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो एंड उनकी डायरेक्शंस भी सेम हो बेटा, तब हमारे पास वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल। तो उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी और डायरेक्शन भी। नेगेटिव वेक्टर कब होते हैं बेटा? नेगेटिव होते हैं जब दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहे बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? सेम, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? ऑपोजिट। आप समझ रहे हैं? मैं आपको इस तरीके से लिखकर बता रहा हूं, ये समझना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे
वेक्टर बराबर है, जब मैग्नीट्यूड बराबर है, जब डायरेक्शन बराबर है, इन तीनों में ही डिफरेंस नहीं कर पाते। हम ये कहते हैं कि जैसे ये तीनों जुड़वा भाई हैं, ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है कि ये क्या दिया है, ये क्या है और ये क्या है। समझ रहे हैं? इसीलिए मैं सभी वेक्टर में या सभी केस में इस तरीके से आपको लिख के बता रहा हूं। नेगेटिव वेक्टर मतलब a इज इक्वल टू माइनस बी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर बेटा, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जीरो वेक्टर को लिखा जाता है जीरो, इसके ऊपर एरो। कई बार बच्चा क्वेश्चन में फंस जाता है, उसको लगता है ये ओ है, तो जो क्वेश्चन सेटर है वो मेंशन करता है कि इट इज अ जीरो। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर ये क्या होता है बेटा, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जीरो, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जीरो बेटा, मैग्नीट्यूड जीरो। और जो डायरेक्शंस हैं वो क्या होती हैं, इनडेफिनेट। जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, इसकी लेंथ नहीं होगी तो मैं इसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर मुझे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो मुझे एक फाइनाइट लेंथ का वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड जीरो है, लेंथ किसी वेक्टर की नहीं है, तो ये कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है इनडेफिनेट डायरेक्शंस या इनफाइनाइट डायरेक्शंस। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों डिफाइन करते हैं बेटा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर होना चाहिए। तो अगर मैं नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दूंगा तो यहां पर अगर ये जीरो बनेगा तो जीरो को वेक्टर लिखने के लिए जीरो वेक्टर डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर हमने बात कर ली, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, और जो डायरेक्शन है वो हमारे पास इसके पास रहती है। एक्सियल वेक्टर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो काफी बार पूछा जाता है। ये क्या होता है, इट एक्ट अलोंग एक्सेस, इट एक्ट अलोंग एक्सेस, और हम कह सकते हैं और परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि अगर हमारे पास ये एक रिंग है तो ये किधर काम करेगा, रिंग के एक्सिस के अलोंग काम करेगा। इसको हम दो कुछ और नाम भी देते हैं, इसे स्यूडो वेक्टर भी कहा जाता है, फॉल्स वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसका ना तो एंड पॉइंट होता है और ना ही स्टार्ट पॉइंट, ना तो इसका एंड पॉइंट है और ना ही इसका कोई स्टार्ट पॉइंट, इट एक्ट अलोंग एक्सिस, इसलिए क्या कहा जाता है स्यूडो वेक्टर। कौन से होते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क जो आप रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज आप किस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, तब जाकर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये क्या होता है, एक्सेस, एक्सेस के लॉन्ग लगता है, इसके ऊपर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नीट में आ चुके हैं जिसमें वो पूछता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो क्या होगी बेटा, एक्ट अलोंग एक्सेस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये रिंग है तो ये रिंग के परपेंडिकुलर लगेगा। पोलर वेक्टर बेटा, पोलर वेक्टर क्या होते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, उसे कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है। पोलर में हमें क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन के साथ एंगल और वेक्टर की लेंथ चाहिए होती है, दैट बिकम्स पोलर वेक्टर, जिसमें जो वेक्टर है वो एंगल और लेंथ से डिफाइन किया जाता है। पोजीशन वेक्टर बेटा, ये वही आ गया फिर से। पोजीशन वेक्टर क्या है, जब आप ओरिजिन से किसी कोऑर्डिनेट या किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर। अब एक्स वाई जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। ये मैं आगे चलकर आपको एग्जांपल में भी समझाऊंगा, थोड़ा होल्ड करना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा, ये क्या होगा, दो पॉइंट के बीच में, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आगे चलकर अभी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो वेक्टर पॉइंट करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बात करते हैं एक एक करके यूनिट वेक्टर की। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यूनिट वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं बेटा, आई कैप पॉजिटिव एक्स के अलोंग, जे कैप पॉजिटिव वाई के अलोंग, के कैप पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग। तो सिमिलर वे में माइनस एक्स के अलोंग होता है माइनस आई, माइनस वाई के अलोंग माइनस जे, और माइनस जेड के अलोंग माइनस के।
तो अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को यूज करते हैं तो बेटा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हमारे प्लेन में होते हैं। जिस प्लेन में हम मान लो वॉक कर रहे हैं, पेपर के प्लेन में, जिस प्लेन में हम लिख रहे हैं, तो आई जे के तो ऐसे डिफाइन हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट के? के होता है आउट ऑफ द प्लेन और वर्टिकली अपवर्ड, और माइनस के होता है इनटू द प्लेन और वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है बेटा? अब अगर हमारे पास कोई वेक्टर आई जे के कैप की फॉर्म में गिवन है, जैसे हमारे पास ये है, जैसे हमने पोजीशन वेक्टर की बात करी थी कि अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है तो एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है, मुझे वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे लिखा जाता है? एक्स में आई के साथ लिख दिया क्योंकि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वाई में ए वाई के साथ लिख दिया बेटा, और जेड में ए जेड के साथ लिख दिया। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? अगर ये हमारे पास क्यूब है तो मुझे पता है क्यूब का बॉडी डायगोनल आप निकाल सकते हैं। ये ए एक्स है, ये ए जेड है, इनका ये रिजल्टेंट आप यहां पर निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगाकर। फिर इन दोनों का अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आपके पास बॉडी डायगोनल आ जाता है। बट आप उसे याद रख सकते हैं डायरेक्टली, क्या होता है? रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब जैसे मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। यहां पर आप वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर मार्क करें बेटा, अपना आंसर सोचें, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं रुक तो नहीं सकता इतनी देर, आप वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर सोचें, फिर इसको प्ले करें बेटा फटाफट से। चलिए मैं तो बता देता हूं। ओके, क्या है बेटा? ध्यान देंगे फटाफट से। क्या कह रहे हैं हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए दो कंडीशन थी कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए। तो पहले केस में अगर आप मैग्नीट्यूड चेक करेंगे तो कितना आएगा? आई का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट, तो कितना आ गया बेटा? √2। तो ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है। बी को चेक करें, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी बेटा? 1/√2 आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो फटाफट से मार्क नहीं कर देना। क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर यूनिट्स हैं। मैग्नीट्यूड तो 1 है बट साथ में क्या लगी हुई है बेटा? यूनिट्स लगी हुई हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगी इसकी? सिर्फ 1 नहीं आएगी, क्या आएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस यूनिट की वजह से ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा। सी ऑप्शन अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा? √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। और साथ में क्या है? न्यूटन। तो सॉल्व करने की यूनिट जरूरत ही नहीं है। अगर आपने देख लिया कि यूनिट न्यूटन है, न्यूटन यूनिट लगी हुई है या कोई भी यूनिट लगी हुई है, तो ये तो यूनिट वेक्टर हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, मल्टी करेक्ट जिसमें होते थे, तो उसमें उन्होंने कुछ इस तरीके का वेक्टर दे दिया साथ में यूनिट लगा के और कहा था इट इज अ यूनिट वेक्टर। तो वो क्या थी? रॉन्ग ऑप्शन थी बेटा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। डी ऑप्शन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या होगा बेटा? 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 3/4। ये क्या आ गया? 1। अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ गई बेटा? 1। और क्या कोई यूनिट है? नहीं है। तो यही हमारे पास क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो क्या आंसर आएगा बेटा? वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसके साथ कोई यूनिट ना लगी हो, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। और ऐसे ही पूरी वीडियो को अच्छे से, पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और लाइक जरूर करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मूविंग टुवर्ड दिस क्वेश्चन, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, द वैल्यू ऑफ सी। अगर कोई ये यूनिट वेक्टर है तो सी की वैल्यू क्या होगी? आपको ये बताना है बेटा। तो कैसे करेंगे आप इसे? अगर हमें कह दिया कि ये एक यूनिट वेक्टर है, इसको एक और तरीके से दिया जाता है। कई बार ये लाइन लिखी नहीं जाती, बहुत बार ये लाइन लिखी नहीं जाती, सिर्फ ये दिया जाता है, यहां पर लिख देता है एक है इक्वल टू दिस और पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी।
तो आपको यहां ध्यान देना है कि क्या बना दिया, ए कैप, यानी कि इट इज अ यूनिट वेक्टर। इसने तो यहां पर तो मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उसमें लिखा हुआ है, बट सम टाइम इट इज सिंपली मेंशन इन अ इक्वेशन फॉर्म। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा, 1। और आई जे के फॉर्म में क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखें, बेटा 0.09, यहां आपको कैलकुलेशन थोड़ी आराम से करनी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं जब भी हमारे पास आगे क्वेश्चन आएंगे आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन चेक करेंगे। मैं बार बार नहीं बोल सकता ये, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करनी है चीजें। तो यहां आ गया 1 का स्क्वायर माइनस ये आ गया 0.25, तो इट बिकम्स 0.75। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √0.7। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टूवर्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स आई जे एंड के फॉर्म में दिए जाएं, टू वेक्टर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई जे एंड के, बी वेक्टर है वो भी इसी फॉर्म में है, तो इनकी एडिशन क्या होगी, सब्ट्रैक्शन क्या होगी, बचपन से जानते हैं कि जब मैं एडिशन करूंगा तो आई जैसे कॉमन आ गया तो इसके कोफिशिएंट को ऐड कर दिया, जे के कोफिशिएंट को ऐड कर दिया, के कोफिशिएंट को ऐड कर दिया। वैसे ही जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आई के कोफिशिएंट का सब्ट्रैक्शन जे के कोफिशिएंट का एंड के कोफिशिएंट का। क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वाई में है वो वाई में हो जाएंगे, और जो जेड में है वो जेड। क्लियर है? फिर कहता है ये जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ये कुछ प्रॉपर्टीज ओबे करते हैं या नहीं करते हैं, वो कौन सी हैं, दो प्रॉपर्टीज के बारे में, वैसे तो तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाती है, बट यहां दो हैं, जो तीसरी है वो प्रोडक्ट में आएगी। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मतलब बेटा ए को बी में ऐड करो या बी को ए में, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अलजेब्रिक में भी होता था, 5+3 या 3+5, वैसा ही वेक्टर में भी डायरेक्शन लगी हो तब भी हमारे पास एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। बट सब्ट्रैक्शन बदल जाएगी, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, इसलिए इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये तो अलजेब्रिक में भी होता था, 5-3 3-5 दोनों अलग अलग होते थे, माइनस साइन का डिफरेंस आता था। ऐसी एडिशन ऑफ वेक्टर ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब होता है बेटा जिसमें ब्रैकेट के इंडिपेंडेंट हो जाए। मान लो आप तीन टर्म्स को ऐड कर रहे हो, कौन सी पहले दो, ब्रैकेट का मतलब पहले इनको ऐड करो फिर इसको, अब कौन सी पहले दो ऐड कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहे हैं पहले बी और सी को ऐड करो फिर ए को, ये कह रहा है पहले ए और बी को ऐड करो फिर सी को, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। सब्ट्रैक्शन में ये वैलिड नहीं होगा, अगर यहां माइनस माइनस होता तो यहां पर माइनस माइनस बराबर नहीं होगा। इन दोनों को कर दीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए फटाफट से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बेटा, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब कहता है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इनमें फंसते हैं। अगर आप देखें सम सम, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, ऑफ 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 ऑफ, वेक्टर वेक्टर, सारे वर्ड सेम है, प्लेसमेंट अलग अलग है और इसी से आंसर बदल जाएगा। तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, तो पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी बेटा, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया आप देख सकते हैं 6। और बी की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी बच्चों, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो जाएगा 5। ओके, अब पहले केस में क्या है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स का सम, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड्स का सम। इसका मतलब क्या है, हिंदी बड़ी थोड़ी सी ज्यादा ही खराब है बेटा लिखने में, मैग्नीट्यूड का सम, यानी कि हमें क्या करना है, a प्लस बी, इसे क्या कहते हैं 6 + 5 11, इसे कैसे लिखेगा बेटा वो, a प्लस बी लिखेगा।
दूसरे में कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ सम। दूसरे में क्या कहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ सम। इसका मतलब क्या है? सम का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है बेटा? सम का मैग्नीट्यूड। इतनी खराब भी नहीं है जितनी यहां आ रही थी। सम का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब पहले आप क्या करोगे? सम करोगे, फिर आप उसका क्या लोगे? मैग्नीट्यूड। तो यहां पर कैसे लिखेगा आपके लिए? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और फिर उसका मॉडुलस। अब इसके लिए कैसे करेंगे बेटा? ध्यान से देखिए। ए प्लस बी करना है। क्या करना है बेटा आपको? ए प्लस बी करना है। तो ए प्लस बी, आई के कोफिशिएंट का सम 4 माइनस 3 1, जे के कोफिशिएंट का सम -2 प्लस 4 प्लस 2, 4 के। क्या ये बात समझ में आई आपको? उधर तो के था ही नहीं, इस तरफ तो के था नहीं, तो सीधा सीधा 4 के हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो इसकी मैग्नीट्यूड हमें लेनी थी। तो इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी बच्चों? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? √21 आ जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलकर फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको देंगे बेटा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कहता है बेटा? ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए बेटा। उम्मीद है क्लियरली आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम भी कर दिया है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, आपने कर लिया होगा। क्या कहता है? पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर दिस दिस एंड दिस एट टाइम दिस एंड दिस, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई आपको ये एवरेज वेलोसिटी तो पता होगी कि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मुझे यहां पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो क्या कह रहा है बेटा? कि पार्टिकल t0 पे यहां था, t2 पे कहीं यहां था और t मान लो 5 पे कहीं यहां था। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 2,3। t0 पे कोऑर्डिनेट्स क्या थे? फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 13,14। बीच में किस पोजीशन से आया है इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। जो डिस्प्लेसमेंट है इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बेटा। तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कहां से ये आया है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बेटा? फाइनल पोजीशन 13 माइनस 2, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया, इनिशियल पोजीशन 14 माइनस 3, सॉरी फाइनल कोऑर्डिनेट 13 एंड इनिशियल कोऑर्डिनेट 2, तो 13 माइनस 2 अलोंग द एक्स एक्सेस, फिर फाइनल कोऑर्डिनेट 14, इनिशियल 3, 14 माइनस 3 अलोंग वाई एक्सेस। तो इट बिकम्स 11i 11j। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा। अब हमें अगर आप ऑप्शन देखें तो वेक्टर ही लिखना था। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 11 कॉमन ले लीजिए बेटा, i प्लस जे डिवाइड बाय टाइम कितना था? 5 से। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 11/5 आई कैप प्लस जे कैप। ओके बेटा। अब देखते हैं बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर जब हमारे पास वेक्टर पोलर फॉर्म में दिया जाए। किस फॉर्म में दिया जाए? पोलर फॉर्म में, यानी कि हमें लेंथ दी जाए और एंगल दिया जाए। तो सबसे पहले ग्राफिकल लॉ, पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं काफी सारे, उनको आप सेम ऑर्डर में प्लेस करो। किस ऑर्डर में प्लेस करो बेटा? सेम ऑर्डर में प्लेस करो, या फिर कहता है टेकन इन ऑर्डर। इसे और क्या कहा जाता है? सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब सेकंड की टेल फर्स्ट के हेड के ऊपर प्लेस करेंगे, थर्ड की टेल सेकंड के हेड पे। तो अगर ये एक ओपन पॉलीगन बनाता है
तो लास्ट में जो क्लोजिंग साइड होगी ओपोजिट ऑर्डर में, ओपोजिट ऑर्डर मतलब हेड के साथ हेड टकराएगा और टेल के साथ टेल, दैट विल गिव अस अ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बेटा रिजल्टेंट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है बेटा, कि इन सभी वेक्टर को हटाकर जो मैं एक सिंगल वेक्टर लगा सकता हूं उसे रिजल्टेंट कहते हैं। फिजिकल मीनिंग ये है कि द सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दीज फोर वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट। क्लियर है? तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है। फटाफट से इसमें से पहचान दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। वीडियो को पॉज करें, फटाफट से मार्क करें अपना आंसर। चलिए कर लिया होगा। तो क्या कह रहा है, कौन सा करेक्ट है, कैसे पता चला? फटाफट से आप कमेंट में भी लिखकर बताना बेटा आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं और कितने गलत। जो आपने एग्जांपल्स खुद से किए वीडियो को पॉज करके, वो कितने क्वेश्चन आपने सही किए कितने गलत किए, ये भी आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो है ए वेक्टर, ए से शुरू करें, सीधा ही आगे मुझे हेड से हेड टकरा गया, तो यानी कि ये दोनों सेम ऑर्डर में नहीं है। सी को देखें, ये सी वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब बी की टेल सी के हेड पे है, तो इसका मतलब सी और बी दोनों किस में हो गए बेटा, सेम ऑर्डर में। तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। अब यहां पर हेड से हेड टकरा गया और यहां टेल से टेल टकरा गई, तो इसका मतलब ए क्या है, रिजल्टेंट है। ए क्या है बेटा, रिजल्टेंट है। तो कौन सा आंसर बन रहा है, देखिए जब आप देखते हैं तो कोई भी नहीं दिख रहा, इधर बी प्लस सी वाला कोई भी नहीं दिख रहा, तो इसने क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक कर रखी है। बी इधर रख लो, सी को उधर ले जाओ बेटा, तो ए माइनस सी, ए माइनस सी, तो कौन सा आंसर बन जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। तो बच्चे ये भी कह सकते हैं ये होगा बेटा, बी इधर है, ए को इधर लेकर आओगे तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए माइनस सी इक्वल टू बी। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, कहता है इफ ऑल वेक्टर व्हेन प्लेस्ड इन सेम ऑर्डर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, क्या फॉर्म करते हैं, क्लोज्ड लूप और पॉलीगन, देन रिजल्टेंट इज 0। अगर सभी एक क्लोज्ड पॉलीगन बना दें तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। इसमें सी ऑप्शन दी हुई थी ना, ये कब होता, जब इस एरो का भी डायरेक्शन, इस ए का भी एरो इस तरफ होता बेटा, तो इन सबका सम क्या हो जाता, 0। मूविंग टुवर्ड ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दो वेक्टर के लिए हम अप्लाई करते हैं बेटा। जब मल्टीपल वेक्टर होते हैं तो आगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हेल्प लेते हैं। यहां पर दो वेक्टर अगर ए और बी दिए गए हैं, अगर आप बी को पैरेलली, कहते हैं वेक्टर डज नॉट चेंज ऑन स्लाइड पैरेलल इटसेल्फ। अगर किसी वेक्टर को मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, आप बता सकते हैं ये 5i कैप है, ठीक है। अगर मैं इसे पैरेलली शिफ्ट कर दूं, अगर मैं इसे पैरेलली शिफ्ट कर दूं ऐसे, तो अब ये कहां रहा, ये भी तो आई की तरफ पॉइंट कर रहा है और लेंथ भी क्या रही से। तो वेक्टर डू नॉट चेंज व्हेन स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ, बट चेंज कब होता है बेटा, चेंजेस व्हेन इट इज रोटेटेड। अगर इसको घुमा दिया जाए, पहले ये वेक्टर ऐसे था, अब इसको ऐसे कर दिया, तो पहले ये आई की तरफ था, अब ये आई और वाई के, एक्स और वाई के बीच में है। और व्हेन लेंथ इज चेंज, जब लेंथ को चेंज कर दें, लेंथ को डबल कर दें बेटा, लेंथ को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, हाफ कर दें, तो वेक्टर चेंज हो जाता है। रिजल्टेंट जो सम होता है, सम ऑफ वेक्टर को क्या कहा जाता है, रिजल्टेंट। सब्ट्रैक्शन को नहीं कहा जाता, किसको कहा जाता है बेटा, सम ऑफ वेक्टर को जो है रिजल्टेंट कहा जाता है। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डेरिवेशन सबने की होगी। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, थीटा। थीटा क्या होता है, स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर व्हेन ज्वाइन टेल टू टेल और हेड टू हेड। अगर हम इन वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे या फिर हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे, तब इनके बीच में जो एंगल है उसे क्या कहा जाता है, थीटा। स्मॉल एंगल, दो एंगल हो सकते हैं ना, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये वाला एंगल, तो स्मॉलर एंगल हमें लेना है। ये भी तो एंगल हो सकता था, स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर व्हेन ज्वाइन टेल टू टेल और हेड टू हेड। इससे हम कई बार क्लास में ऐसे बोलते हैं, ताल से ताल, टेल टू टेल मतलब ताल से ताल। जब हम
तभी तो सुर बनेगा, तो तभी तो हमारे पास आंसर सही आएगा बेटा। तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर ये तो मैग्नीट्यूड हो गई, डायरेक्शन कैसे आएगी? डायरेक्शन के लिए हमें रिजल्टेंट का एंगल चाहिए। तो कहता है ए वेक्टर के साथ एंगल क्या होगा? अल्फा, बी के साथ बीटा। तो ए के साथ अगर एंगल लिखेंगे तो मैं इसको याद रखने के लिए ऐसे कहता हूं, जिस वेक्टर के साथ एंगल लिखा है वो नीचे आएगा और बाकी दोनों जगह पर दूसरा वेक्टर, ये भी tan था तो साइन और कॉस था। यहां पर tan बीटा है बेटा, बीटा तो बीटा किसके साथ है? बी के साथ, वो नीचे आ गया। बाकी दोनों पोजीशन पे ए, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है, आगे चलकर देखेंगे भी, मैं फिर से इस बात को एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर हमारे पास ये दोनों बराबर हों तो जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बीच में लाई करेगा, दोनों का इफेक्ट बराबर बराबर आएगा। रिजल्टेंट लाइज अलोंग बाइसेक्टर। बट अगर ए बड़ा है तो रिजल्टेंट भी तो ए की तरफ होगा। अगर ए बड़ा है, ए डोमिनेट करेगा, तो रिजल्टेंट भी ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ए के साथ जो एंगल था वो छोटा हो जाएगा, ए के साथ एंगल छोटा हो जाएगा। तो यहां पर अगर ए बड़ा है तो अल्फा छोटा होगा, ए छोटा है तो अल्फा बड़ा हो जाएगा, इसे याद रखें। स्पेशल केसेस हैं जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में कितनी बार सिंपल इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी, कब? व्हेन थीटा इज 0। मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी, यहां मॉडुलस क्यों लगाया? क्योंकि ए भी बड़ा हो सकता है और बी भी। अगर ए बड़ा होगा तो ए माइनस बी बड़ा होगा तो बी माइनस ए। कब होगा? व्हेन एंगल इज 180 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, यहां थीटा की वैल्यू 90 पुट करो, यहां 180 पुट करो, तो हमारे पास आर की वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, अब हमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अगर जो 9 आप देखें वेक्टर चैप्टर को छोड़ के बाकी जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, +2 में है, +1 के कुछ चैप्टर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा ये यूज होता है वो ये वाला, कि दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है। तब हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2a cos θ/2। ये आप हमेशा लगा सकते हैं बेटा, बट थोड़ा अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं। और कई एमसीक्यू डायरेक्टली यही पूछते हैं कि ये एक्सप्रेशन कितना होगा। वहां से उस एक्सप्रेशन पे पहुंचना नीट वाले बच्चों के लिए आसान नहीं होता, जेई वाले फिर भी कर लेते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस उनको पता होते हैं, बट फिर आपको ये रिजल्ट याद रहे। और अल्फा बीटा क्या होंगे? θ/2। आप देख सकते हैं अगर एंगल बीच में 60 है तो यहाँ पुट कर दीजिए 60/2, 30 cos 30 is √3/2, तो √3a आ जाएगा। और रिजल्टेंट किधर होगा? अलोंग द बाइसेक्टर। 90 डिग्री एंगल, cos 90/2, 45, 1/√2, तो √2a आ गया। बाइसेक्टर इज अलोंग 45। ऐसे ही 120 के लिए r = a, बाइसेक्टर अलोंग 60। ये क्वेश्चन फिर से आ गया बेटा, मैंने कहा था सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सम। तो बेटा क्या होगा? ए और बी गिवन है, आपको बताना है सम ऑफ मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सम। फटाफट से वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें बेटा। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। देखते हैं बेटा क्या होगा। सम ऑफ मैग्नीट्यूड तो सिंपल दिख रहा है, मैग्नीट्यूड का सम है, तो ये सीधा सीधा 10 + 20 कितना आ जाएगा बच्चों? 30। मैग्नीट्यूड ऑफ सम यानी कि हमें पहले वेक्टर सम करना है फिर उसकी मैग्नीट्यूड। तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम क्या होता है? √a² + b² + 2ab। अब जब यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है बेटा? 10, b की वैल्यू क्या है? 20। a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20। कॉस ऑफ एंगल, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कॉस ऑफ एंगल बेटा कितना एंगल दिया है? 120 डिग्री। क्या मैं यहां पर 120 डिग्री पुट करूंगा? बोलो नो। क्यों बेटा? क्योंकि हमने कहा था एंगल कब लेना है? व्हेन वेक्टर्स आर ज्वाइंड ताल से ताल, टेल टू टेल और हेड टू हेड। बट यहां तो एक का हेड दूसरे के टेल के ऊपर है, तो आपको इस वेक्टर को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा।
वेक्टर को आप पैरेलली स्लाइड कर सकते हैं, वेक्टर चेंज नहीं होता। अब जब इन दोनों की ताल मिलेंगी यानी कि टेल मिलेंगी, तब इनके बीच का एंगल लेना है, वो कितना होगा 60। तो यहां पर एंगल क्या लोगे 60 डिग्री। समझ में आई बेटा बात? यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने एक क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो इसको सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। 100 400, ये आ गया हमारे पास 400 cos 60 1/2, तो ये आ गया 200, तो ये आ गया रूट 700, तो 10√7 के आसपास कुछ हमारे पास बन जाएगा। क्लियर है बेटा? तो दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अब अगर हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दो वेक्टर की जो सब्ट्रैक्शन है उसे कहा जाता है एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। जब हम ऐड करेंगे ए और बी को, यहां पर मुझे किसको ऐड करना है, ए एंड माइनस बी को ऐड करना है, तो यहां पर माइनस बी को क्या लिख दिया, प्लस माइनस बी। तो हमारे पास जो इसका सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड आएगी वो क्या आएगी, cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 180 माइनस थीटा। तो ये रिजल्ट हमारे पास बन जाते हैं। बच्चे इसे आसानी से याद कर लेते हैं कि सम में यहाँ प्लस होता है और सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस होता है। बचपन से करते आए ना, ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, तो उसी तरीके से थोड़ा रिलेट करके यहाँ प्लस माइनस याद कर लेते हैं। जो इसकी सब्ट्रैक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू है वो ए प्लस बी है, बट एंगल 180। सब्ट्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी, एंगल 0 डिग्री। इसके ऊपर हम फिर से बात करेंगे थोड़ा सा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। R2 जब 90 डिग्री है तो सेम रहेगा, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, वहां कॉस था, यहाँ क्या हो जाएगा साइन। और ये जो वेक्टर है सब्ट्रैक्शन वेक्टर, ये ए एंड माइनस बी के बिल्कुल बीच में लाई करेगा, लाइज एग्जैक्टली बिटवीन, यानी कि मिड वे लाई करेगा। वहीं 60 डिग्री हो तो सम किसके बराबर था, √3 है, ये ए है। 90 डिग्री पे वो भी √2 है, ये भी √2 है। 120 पे वो ए और ये √3 है। एप्लीकेशन क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो दो पोजीशन अगर उसने थीटा एंगल घूम लिया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, ये भी आर है ये भी आर है, तो दोनों के बीच का जो हमें डिफरेंस निकालना है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो वो क्या आ जाएगा 2r sin θ/2। अगर इन दोनों के बीच में चेंज इन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी 2v sin θ/2, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ एंगल थीटा उनके बीच में आ गया। यहां पर मैंने दोनों को एक साथ कंपेयर किया है। कुछ चीजें जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको याद रखने में आसानी हो जाती है। एडिशन ऑफ वेक्टर a प्लस बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर a माइनस बी। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ प्लस यहाँ माइनस। मैक्सिमम वैल्यू दोनों की सेम है, बट यहाँ 0 डिग्री यहाँ 180 डिग्री। यहां पर मिनिमम वैल्यू भी दोनों की सेम है, बट एंगल 120 डिग्री। जो 90 डिग्री पे है दोनों की मैग्नीट्यूड क्या रहती है सेम, दोनों की वैल्यू सेम है, तो रिजल्टेंट 2a cos θ/2 और जो सब्ट्रैक्शन है 2a sin θ/2। यहाँ एक और ऑब्जर्वेशन है जो आप कर सकते हैं, वो क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे। जब थीटा 0 है तो r a प्लस बी था ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या रह गई a प्लस बी, यानी कि ये वाला साइन बीच में क्या रह गया सेम रह गया। जब हमारे पास R1 क्या था a माइनस बी, तो इसकी जो R1 की मैग्नीट्यूड है वो भी क्या रह गई a माइनस बी। तो यानी कि अगर ये साइन सेम रहता है तो एंगल क्या है 0 डिग्री। ये एक अच्छी ट्रिक है, बच्चे पेपर में अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं। यहाँ अगर 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट क्या था a प्लस बी, बट इसकी मैग्नीट्यूड क्या थी a माइनस बी, तो साइन बदल जाता है। सब्ट्रैक्शन क्या था a माइनस बी और इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो गई a प्लस बी। आप देख रहे हैं जब वेक्टर और मैग्नीट्यूड में साइन बदले तो एंगल 180 डिग्री, अगर साइन सेम रहे तो एंगल 0 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करके रख सकते हैं बेटा। और अब हमारे पास कुछ SIP का मतलब यहाँ वो वाला सिप नहीं है, जरूर कब बनाते हैं थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, बट इट इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या कहता है, दोनों की मैग्नीट्यूड एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड सेम होगी जब एंगल 90 डिग्री है। आप यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका ऑपोजिट चलता है
अगर एंगल बिटवीन आर एंड आर वन इज 90 डिग्री देन ए एंड बी आर इक्वल। समझ रहे हो, दो चीजें हैं। कहता अगर थीटा 90 डिग्री, यानी कि ऐसे लिख लेते हैं, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी तो आर आर वन के बराबर है। अगर आर परपेंडिकुलर टू आर वन है, ये कब होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा। समझ गए बात मैं क्या कह रहा हूं। तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, जब ए और बी में एंगल 90 है तो आर आर वन के बराबर है, जब आर आर वन परपेंडिकुलर है तब ए और बी बराबर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड है, क्या है बेटा, कि आर और आर वन के बीच में एंगल अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, जगह कम है, कोई बात नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए, पेज पे तो बनी जाएगी ना? ये बी वेक्टर है नेगेटिव का। तो अब अगर आप देखें, जो एडिशन है वो इनके बीच में होगा, ये आर वेक्टर है, और जो सब्ट्रैक्शन है वो यहां होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है आर और आर वन के बीच में, ये एंगल मैंने फाई लिखा। तो ये एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। बट इसमें दो केस हैं, पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है। एक में इक्वेलिटी है और एक में इक्वेलिटी नहीं है, इनइक्वेलिटी है सिर्फ। यहां कह रहे आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 180। ये कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास ए और बी 0 हो सकते हैं इन जनरल, हमें कुछ नहीं कहा गया तो हम ये चिपका देंगे। बट अगर उसने कह दिया ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो 0 और 180 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये 0 कब होगा, जब b 0 हो जाए। अगर b 0 हो जाए तो r भी a होगा और r1 भी a होगा, है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, a वेक्टर के बराबर। अगर a 0 हो जाए तो r हो जाएगा b और r1 हो जाएगा -b, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये इक्वालिटी का ध्यान आपको रखना है कि यहाँ इक्वल टू का साइन है या नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको कह रहा था, नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए, a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, क्या कहता है, सम की मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड के बराबर है। कितनी बार पूछा गया है, 4 बार। यहां अब यहां इसने एक्सप्रेशन नहीं दिया, कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। यही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बराबर है, तो इसका एंगल भी कितना है, 90, इसका एंगल आंसर भी क्या है, 90। तो 5 बार यही क्वेश्चन आया है, और भी बार आए हैं, बट वो सारे क्वेश्चन यहां इंक्लूड नहीं कर सकते थे, तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है बेटा पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या कहता है, कहता है कि अगर हमारे पास ये दो वेक्टर हैं तो हम इनसे एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं बाय पुटिंग दिस वेक्टर्स पैरेलल टू इटसेल्फ। तो b को b के पैरेलल कर दिया, a को a के पैरेलल कर दिया बेटा, तो इनके बीच में ये क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, तो दोनों में से एक हमारे पास रिजल्टेंट देगा, एक सब्ट्रैक्शन देगा, यानी कि एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन। वो आप जो हमने सीखा था कि ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ये रिजल्टेंट है, तो ये एडिशन हो गया। अब ये दोनों सेम ऑर्डर में, तो इन दोनों का सम इक्वल टू b है, तो r1 किसके बराबर हो जाएगा, a b माइनस a के बराबर। वैसे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप याद रख सकते हैं, अगर थीटा 90 से छोटा है तो रिजल्टेंट बड़ा होता है, तो बड़ा डायगोनल क्या होगा, रिजल्टेंट। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो रिजल्टेंट छोटा होगा, तो छोटा डायगोनल क्या है, रिजल्टेंट। और आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं, जहां पर तीनों की टेल मिलेंगी वो क्या है, रिजल्टेंट। जहां पर तीनों की टेल मिलेंगी वो क्या है, रिजल्टेंट। और दूसरा डायगोनल क्या होगा, जो है, ये भी देखो तीनों हेड मिल रहे हैं, तीनों टेल मिल रहे हैं, वो रिजल्टेंट होता है, और दूसरा डायगोनल सब्ट्रैक्शन। फिर कुछ एसआईपी फिर से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिनिमम नंबर ऑफ कोलिनियर वेक्टर रिक्वायर्ड टू सम टू बी 0। अगर इधर 10 न्यूटन लगी, इधर 10 न्यूटन लगा दो, 0 हो जाएगी। कोप्लेनर में, प्लेन में अगर ये 10 है तो एंगल के कोरोस्पोंडिंग यहां रिजल्टेंट आएगा। इसके ऑपोजिट एक और वेक्टर लगा दो तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0। नॉन कोप्लेनर यहां ड्रॉ करके पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो एक सीक्वेंस है, याद रख सकते हैं, कोलिनियर में 2, कोप्लेनर में 3, नॉन कोप्लेनर मिनिमम नंबर ऑफ, इससे ज्यादा तो हो ही सकते हैं, मिनिमम इतने ही चाहिए। इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं बेटा,
अगर पॉसिबल हुआ तो हम इसकी एक असाइनमेंट भी आपको देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां पर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां पर इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन है, 2-3 तरीके के क्वेश्चन है, वो भी असाइनमेंट में इंक्लूड करेंगे। बस आपको वहां पर उसकी जरूरत जो है अगर आपको असाइनमेंट की, तो वो आपको हमारे साथ शेयर करना है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट जैसे हमने लिखा था रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पीछे लिखा था ना, तो जो ए बी सी डी है दैट आर कॉल्ड कंपोनेंट। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट, एक वेक्टर के कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। बट अगर हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन स्पेस, अगर जर्नल स्टेटमेंट आ जाए कितने कंपोनेंट हो सकते हैं भाई, कितने भी हो सकते हैं। बट अगर कह दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन स्पेस, तो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। फिर कह दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन प्लेन, तो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो ये याद रखना होगा। अगर हमारे पास इन जनरल यहां से आ जाए, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, जर्नल कह सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट कैन बी ग्रेटर, इक्वल और लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड से कम, ज्यादा और बराबर कुछ भी हो सकती है इन जनरल। बट जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं तो ये जो कंपोनेंट है ये हमेशा छोटे होते हैं। ओके, सेम तब हो सकता है जब एक ही कंपोनेंट है, यानी कि एक ही एक्सेस के अलोंग हो। बट अगर आप स्प्लिट करेंगे प्लेन में या स्पेस में, तो सभी कंपोनेंट छोटे हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, यहां तक बात समझ में आई सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पर कुछ कंपोनेंट आपको करके दिखाते हैं कि ये अगर कोई आर वेक्टर है, इस कंपोनेंट को और भी नाम दिए जाते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहां से ऐसे कहा जाता है कि यहां से अगर कोई लाइट फॉल करेगी तो इसके एक्स एक्सिस के ऊपर क्या प्रोजेक्शन होगी, तो वो क्या होगी, आर कॉस थीटा। यहां पर इसकी प्रोजेक्शन लेनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इसकी प्रोजेक्शन आ गई। तो जिस तरफ एंगल थीटा बन रहा हो उस तरफ क्या होता है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। उसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, अगर इस तरफ एंगल थीटा बन रहा है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, आर साइन थीटा। वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं, ये वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर नहीं बेटा। जिस तरफ हमने एक ये रेफरेंस लिया था, रेफरेंस के साथ थीटा था तो उस तरफ कॉस थीटा, और रेफरेंस के साथ 90 डिग्री पे साइन। ओके, इसको लिख कैसे सकते हैं, अगर ये x है ये y है, तो r cos थीटा किसके अलोंग है, i के अलोंग, r sin थीटा किसके अलोंग है, j के अलोंग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं r x i कैप, r y j कैप। ओके बेटा, फिर जो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड है उसको क्या बोल दिया जाता है, एक कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका रूट, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाता है। ऐसे ही जरूरी नहीं कि हमेशा कंपोनेंट x और y के अलोंग लिए जाएं, आपके पास कोई भी लाइन हो सकती है। तो मैंने एक यहां जर्नल लाइन लेकर भी बताया, अगर ये आर वेक्टर इधर एंगल अल्फा बना रहा है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के अलोंग क्या हो जाएगा, आर साइन। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से इसके कंपोनेंट लिखिए, वीडियो को पॉज करें, फटाफट से इसके कंपोनेंट लिखें बेटा। तो उम्मीद है आपने लिख लिए होंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चे, 10 cos 37, cos 37 की वैल्यू आपको पता है 4/5, तो ये हो जाएगा 8। और इस तरफ क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, r sin थीटा, यानी कि 10 sin 37, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6। ओके, अब ये आता है फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फाइंड करिए, फटाफट से वीडियो को पॉज करें, फाइंड करें। कर लिया बेटा सबने? तो अब अगर आप ध्यान से देखें, इधर कंपोनेंट इसका क्या होगा, इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा 10√2 cos 45, तो ये बनेगा बेटा 10। इधर भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10√2 sin 45, ये भी कितना हो गया बच्चों, 10। फिर इस 10 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 cos 37, यानी कि 8। इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ये 10 है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा 10 sin 37। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, तो मैंने डायरेक्ट यहां वैल्यूज लिख दी।
तो अब अगर आप ध्यान से देखें, इस तरफ आपके पास क्या है 10, इस तरफ आपके पास क्या हो गया बेटा 10 एंड 6 16, इस तरफ आपके पास क्या हो गया बच्चे 8, इस तरफ क्या हो गया बेटा आपके पास 8। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास क्या बच गया 2 और यहां पर हमारे पास क्या बच गया 8। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा इन दोनों के बीच में, तो कितना आ जाएगा ये रिजल्टेंट हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट 68 आ। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लेमीज थ्योरम। ये इसके ऊपर बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन आपको कहाँ मिलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। क्या कहता है, कहते हैं अगर किसी पार्टिकल किसी बॉडी के ऊपर 3 वेक्टर एक्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं ये फोर्सेस हो, ये कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, बट उसका रिजल्टेंट हमें 0 चाहिए, तो ज्यादातर ये फोर्स के केस में यूज होता है। 3 forces have resultant 0, जब 3 vectors have resultant 0, तब हम उनकी मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशन कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड f1 डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर्स। ये एंगल क्या है, एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर्स, जो बाकी 2 वेक्टर्स हैं उनके बीच में, f2 f3 इनके बीच का एंगल, f2 बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर f1 और f3 के बीच में। f3 अगर आप देखेंगे तो f3 डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन f2 एंड f4। काफी इंपॉर्टेंट होती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस होते हैं, मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किए क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो की लेंथ को 1 आवर 30 मिनट्स के बीच बीच में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया जाए। 1 आवर 30 मिनट, बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो 10 घंटे 8 घंटे 15 घंटे का वन शॉट डालते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको क्विक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करूं जिसकी जो लेंथ है वीडियो की वो 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट के बीच में रह जाए। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बेटा, अगर आपके पास सबसे पहले आता है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है उसको आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर ये नंबर प्लस है तो हमारे पास डायरेक्शन सेम रहेगी, लेंथ n टाइम बढ़ जाएगी। अगर ये नंबर नेगेटिव है तो लेंथ n टाइम बढ़ जाएगी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। बट अगर आप इस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर से, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये क्या था नंबर। अब जो स्केलर है वो भी क्या हो सकता है प्लस और माइनस, तो अब क्या होगा, लेंथ भी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, अगर नेगेटिव होगा सेम रहेगी अगर प्लस है, और साथ में यूनिट भी चेंज हो जाएंगी, जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या बन जाएगी यूनिट न्यूटन। तो यूनिट्स भी चेंज होंगी, बट जब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट चेंज नहीं होंगी। तो इसके ऊपर बेस्ड भी 1-2 एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस में मिल सकते हैं। बट मेन है कि जब हम 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक हमने देखा अगर मैं वेक्टर को प्लस या माइनस करता हूं तो वो क्या बनता है बेटा, वेक्टर बनता है, चाहे आप उसे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें। बट अगर आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर भी बन सकता है और वो वेक्टर भी बन सकता है। यही हमारे पास रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जानते हैं जिसमें 2 वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी बट रिजल्ट क्या होगा, एक स्केलर। तो क्या है, पहला है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट क्यों कहा जाता है, सिंबल ए डॉट बी। स्केलर क्यों कहा जाता है, रिजल्ट इज अ स्केलर, ए बी कॉस थीटा, यहां कोई डायरेक्शन नहीं है। यूज क्या है, वर्क डन निकालेंगे हम एफ डॉट एस, पावर निकालेंगे एफ डॉट बी, ये 12th क्लास में फ्लक्स निकालेंगे ई डॉट डी ए, यहाँ डी ए लगाया था तो इंटीग्रेशन भी लगा देनी चाहिए थी मुझे, ठीक है, तो ई डॉट डी ए बेटा। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं थ्रू आउट द सिलेबस जिसमें आप 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास स्केलर रिजल्ट आएगा। प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अगर आप ए डॉट ए करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बेटा, बिकॉज इट इज ए कॉस 0, तो कॉस 0 1, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर।
तो इसीलिए आई डॉट आई 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए बी कॉस 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। तो आई और जे एक्स वाई एक्सेस परपेंडिकुलर होते हैं 0, जे के वाई एंड जेड एक्सेस के आई जेड एंड एक्स एक्सेस आर परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0। फिर कहता है अगर कोई वेक्टर्स हैं वो किसी नंबर से मल्टीप्लाइड हैं और मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आप नंबर को आगे कॉमन ले लो, जैसे आप बचपन से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, ये 2 है ये 3 है, तो यहाँ 2 इंटू 3 6 कर लेंगे और साथ में फिर वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे बेटा। फिर मैंने कहा था 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, हमने एडिशन में भी देखा था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ पर a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता किसको किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, वहां एसोसिएटिव थी, यहां पर क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव है, वो अलग चीज थी क्योंकि वो प्लस था कि ब्रैकेट हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि मैं इसको यहां आगे मल्टीप्लाई करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो क्या होगा ए डॉट बी प्लस सी। तो जैसे आप शुरू से करते हैं ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर ए को सी के साथ करेंगे। तो सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहेंगे, बी डॉट सी अगर मान लो ये दे दिया तो ये हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि जब आप इसे बी डॉट सी कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, तो ए का प्रोडक्ट डॉट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया क्योंकि ये स्केलर है। तो ये हमारे पास है नहीं, कई जगह ये लिखा जाता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ए डॉट बी डॉट सी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक स्केलर बन गया, तो ये तो यहां पर डॉट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट हो गया, यहां पर अरे वही लिख दिया मैंने, देखिए यहां पर तो ब्रैकेट चेंज करनी थी, बी डॉट सी है, तो यहां पर ये एक स्केलर बन गया फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बराबर नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता क्योंकि ये बनेगी ही नहीं। तो इसीलिए हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है बेटा। फिर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर हमारे पास ए बी दो वेक्टर आई जे के कैप की फॉर्म में दिए हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट यही तो करना होता है सभी चैप्टर में। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई की क्वांटिटी, आई की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई जे के कोफिशिएंट को और के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे विद साइन, साइन के साथ, बट आई जे के कैप नहीं लिख देना, बहुत बच्चे यहां आई जे के कैप लिख देते हैं, वो तो फिर वेक्टर नहीं बन जाएगा बेटा, ये तो स्केलर होता है, तो लास्ट में यहां कोई वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। इसके लिए एग्जांपल भी दी गई है सो दैट आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं। फटाफट से वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें बेटा। क्या होगा, कर लिया सबने, वर्क डन, ये डॉट प्रोडक्ट है एफ डॉट एस, फटाफट से मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करें फिर लिखें बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चा क्या समझ लेता है, मैंने यहां कहा था आई को आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, बच्चा कहता है फर्स्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को कर दो, थर्ड को कर दो, ऐसा नहीं है, ये नीट में या जेई में आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में। यहां पर अगर आपने ये कर दिया हुआ 3 इंटू 2 6 माइनस 8 प्लस 10 तो आपका आंसर गलत आ जाएगा बेटा, क्यों, यहां आई है और यहां क्या है जे, तो इसको जब करोगे तो आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना था, तो पहले देखना है कि आई के कोफिशिएंट दिए हैं या जे और आई को बदल दिया, ये ट्रिक की गई थी कंपटीशन में, प्लस जे के कोफिशिएंट को -2 -4, -2 इंटू 2 -4, फिर के कोफिशिएंट को 5 इंटू 2 बेटा, समझे बात। कई बार बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड और ये लिख देते हैं, गलत आंसर आ जाएगा बेटा। यहां क्या बनेगा 12 -4 प्लस 10, तो कितना आ गया ये 18 आ जाएगा। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई सबको, समझ आया बेटा। फर्स्ट कोफिशिएंट नहीं, आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई,
जे के कोफिशिएंट को जे से और के कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा, और आपने वीडियो को भी लाइक किया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये क्वेश्चन फटाफट से करिए भी। क्लास में अगर होते तो मैं अपनी क्लास में बच्चों को प्राइज दे देता हूं, जो सबसे पहले 3 बच्चे करते हैं उनको चॉकलेट दे देते हैं, बट आपको नहीं दे पाएंगे। बट आप कर दीजिए, आपके लिए यही चॉकलेट होगी कि अगर आपका ये सही आ जाए, आप समझ जाएं। तो क्या कहता है यहां पर, और मिसिंग है, देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया जाता है बेटा, 2a प्लस बी ए माइनस बी इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 एंड एंगल इज 60। अब a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 भी दे सकता है, या फिर यहां a वेक्टर को a कैप, b वेक्टर को b कैप, a वेक्टर को a कैप, b वेक्टर को b कैप भी सीधा लिख सकता है, और एंगल दे दिया 60 डिग्री। दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा बेटा, और सच्ची सच्ची बताना कमेंट में कि आपका ये आंसर पहले आ गया था या फिर आपने गलत किया था। पक्का बताना बेटा, ठीक है। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 2a डॉट ए। फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लग गया 2a डॉट बी। फिर सेकेंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b डॉट ए। फिर सेकेंड को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b डॉट बी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। टू ए डॉट ए प्रॉपर्टी यूज करेंगे ए स्क्वायर, टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी सेम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो तो ये क्या आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा बेटा बी स्क्वायर। क्या समझ आया? अब वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, अब वैल्यू पुट कर देंगे। 2 ए की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, 2 1 1 cos 60 1/2। यहां पर आप इसको एडजस्ट भी कर सकते थे, यहां प्लस था बेटा, यहां बी डॉट ए प्लस का था, प्लस ए बी कॉस थीटा। यहां पर आप इसकी वैल्यू को यहां पर भी कंपनसेट कर सकते थे या वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई बात नहीं, वो आपकी कैलकुलेशन है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ये 2, ये -1, ये +1/2, ये -1, यही बचेगा बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या बच गया, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या बच जाएगा 1/2। कमेंट करके जरूर बताना है क्या आपका आंसर भी यही आया था या कुछ और आया था। ओके, मूविंग टूवर्ड एप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं, जो अब आगे चलकर आप काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, वर्क पर एनर्जी पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, सब में कई जगह ये आता है कि हमें कहा जाता है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर क्वांटिटीज आर परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या करना होता है, जीरो करना। अगर हमें किसी क्वेश्चन में कह दिया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, या अगर हमें चेक करना है कि दो परपेंडिकुलर हैं या नहीं तो उनका डॉट प्रोडक्ट चेक कर लो, अगर ये जीरो है तो वो दोनों क्वांटिटीज है परपेंडिकुलर। एग्जाम्पल इसके ऊपर हमने रखी हुई है बेटा, इफ अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये भी देखिए कोई पी वाई क्यू है, अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, फटाफट से कर लिया होगा आप लोगों ने, तो कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करेंगे अगर आप इनका, आई की टर्म को, यहां पर देखिए यहां पर भी ट्रिक है आपके साथ, यहां पर भी वही ट्रिक है जो मैं आपको कह रहा था कि पहले भी कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ये आई है और यहां पर आई है, तो 2 इंटू -4 प्लस यहां जे है, यहां जे है 3 इंटू 4, और यहां पर ये के है 8 इंटू अल्फा इक्वल टू 0। ध्यान से बेटा, तो ये -8 है, यहां जरूरत नहीं है इसकी, -8 + 12 + 8 अल्फा इक्वल टू 0, तो ये 4 + 8 अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा कितना आ गया -1/2, क्या आ जाएगा -1/2। अब अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये 8 हो जाता है, ये -12, तो क्या आ जाता +1/2। तो फंसाने के लिए सारी चीजें यहाँ पर रखी गई थी आपके लिए, समझ रहे हैं, क्लियर है? तो ध्यान से
आई के कोफिशिएंट को आई से, जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करना है। फाइंड, सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर। ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार देखा जाता है। दो वेक्टर के बीच में एंगल cos थीटा कैसे यूज करेंगे, ए डॉट बी डिवाइड बाय इन दोनों की मैग्नीट्यूड, तो क्या बन जाएगा ए कैप डॉट बी कैप लिख सकते हैं इसे। तो अगर इन दोनों के बीच में, वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है तो फटाफट से कर दीजिए बेटा। क्या होगा, पॉज करिए, फटाफट से सॉल्व करिए। cos थीटा ए डॉट बी, आई का कोफिशिएंट 2 इंटू 4, जे का कोफिशिएंट -1 इंटू 3, के का कोफिशिएंट 2 इंटू 0, ए की मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बी की मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 8 माइनस 3, ये बन गया 3 इंटू 5, ये कट जाएगा तो 1/3। थीटा किसके बराबर आएगा बच्चों, cos इनवर्स 1/3। मैं यहां पर एक एडिशनल बात भी बताना चाहता हूं। सम टाइम ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि cos थीटा 1/3 ऑप्शन में ना हो। तो अगर आपको cos थीटा पता चल जाए बेटा, अगर आपको cos थीटा पता चल जाए तो आप tan और sin भी लिख सकते हैं। कैसे, ये मान लो थीटा है, cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आप परपेंडिकुलर लिख लीजिए बेटा, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का स्क्वायर √8 2√2। तो यहां से आप sin थीटा लिख सकते थे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहां से आप tan थीटा लिख सकते थे बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अगर आपको cos थीटा पता चल जाए तो आप sin एंड tan भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनमें ये cos का आंसर ही नहीं होगा, तो sin और tan मैच कर रहा। डायरेक्शन को साइन, ये भी इसी के साथ रिलेटेड है बेटा, कि अगर हमें कोई वेक्टर ax ay az की फॉर्म में दिया है तो इसका एंगल x एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल है तो क्या होगा, cos अल्फा ax/a, cos बीटा अगर y के साथ एंगल बीटा है ay, यानी कि y के लॉन्ग कंपोनेंट ले लो, j का कोफिशिएंट y के लॉन्ग कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, z के लॉन्ग अगर आप देखेंगे तो z का कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इन सभी को क्या कहा जाता है, डायरेक्शन। यहां एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। इस लाइन को ऐसे लिखा जाता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ये किसके बराबर है बेटा, इक्वल टू 1। ये सीधा एमसीक्यू होता है, कई बार तो ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख के देगा और सम टाइम ये ऐसे देगा। अगर cos को आप साइन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप इसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा बेटा, इसकी एप्लीकेशन, ये एक क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से आप इसे सॉल्व करें, खुद से पहले सोचें, फिर मैं आपको बताता हूं। कहता है x के साथ भी एंगल 60 डिग्री है और y के साथ भी एंगल 60 डिग्री। आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया ना, अपना आंसर सोच लिया। अब यहां पर तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं बेटा, बट अगर एग्जाम में आ जाए तो ज्यादातर बच्चे पता है क्या आंसर मार्क करेंगे, 60। तो टोटल एंगल 180 होता है, x के साथ भी 60 दिया है, y के साथ भी 60 दिया है, तो 60 बच गया। बट ये वो नहीं है, ये स्पेस में वेक्टर है, x के साथ y के साथ 60 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्शन कोसाइन। अल्फा 60 x के साथ, बीटा 60 y के साथ, गामा हमें निकालना है। तो यहां तो आपने फिर भी हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको सही मार्क किया हो, बट जब आप नीट एग्जाम के लिए बैठते हैं, फाइनल टेस्ट सीरीज में बैठते हैं, तो ये चीजें आपको भूल जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको गलत कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर गामा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 होता है 1/2, तो ये आ गया 1/2। तो cos गामा किसके बराबर आ गया, 1/√2। तो गामा कितने किसके बराबर आता है बेटा, 45 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इसे अपनी नोटबुक में नोट करके हाईलाइट नहीं किया, रिवाइज नहीं किया 3 से 4 बार नीट से पहले, तो नीट के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे। नेक्स्ट है थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड द प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। तो अगर हमारे पास ये बी वेक्टर है, मुझे इसकी प्रोजेक्शन ए के ऊपर फाइंड करनी है,
तो क्या होती है बेटा, एंगल थीटा है तो प्रोजेक्शन निकालनी सीखी थी, ये होती है बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए, क्योंकि ये होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा ए कैप डॉट बी वेक्टर। तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा, इसको लिखा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये क्या था, इसको कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है, तो बी वेक्टर डॉट ए कैप। जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन लेनी है वो पूरा वेक्टर लेंगे, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेनी है उसकी सिर्फ डायरेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए की प्रोजेक्शन है तो ये पूरा वेक्टर है, बी के ऊपर है तो बी यूनिट वेक्टर। समझ रहे हैं। और ये क्या आएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड स्केलर है। अगर आपको डायरेक्शन भी लिखनी हो तो डायरेक्शन कौन सी है, यहां पर एक है, तो जिसके अलोंग आप लिख रहे हो उसी की डायरेक्शन से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंपोनेंट वेक्टर ऑफ बी अलोंग ए, तो बी अलोंग ए का यूनिट वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट से मैग्नीट्यूड आ गया, साथ में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर दीजिए बेटा। कर लिया आपने। तो मान लेते हैं ये ए है, सी आई प्लस 4j, और ये क्या है, बी आई प्लस जे बेटा। कहता है कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, यही कहा है बेटा। टू दिस, कंपोनेंट ऑफ दिस टू दिस, तो क्या लगेगा, ए पूरा वेक्टर डॉट जिसके ऊपर है यूनिट वेक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड आएगी। बट ऑप्शन में आपको क्या दिख रहे हैं, वेक्टर दिख रहे हैं, क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रही है, नो। तो साथ में क्या लगेगा, यूनिट वेक्टर एक बार और लगेगा। तो ए डॉट बी, इसको क्या लिखोगे, ए डॉट बी डिवाइड बाय बी, और इसको भी क्या लिखोगे, बी वेक्टर डिवाइड बाय बी, ये मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। ठीक है। ए डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 3, जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 4 इंटू 1 4। बी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, बी की मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, तो ये √2, ये आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गई। यहां क्या लिख दोगे, बी वेक्टर आई प्लस जे, मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये क्या बन गया बेटा, 7/2 √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, तो 7/2 आई प्लस जे। तो क्या आ जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस, क्रॉस सिंबल की वजह से है, ये जो यहां पर सिंबल है क्रॉस, इसे बोलते हैं ए क्रॉस बी, और यहां पर जो रिजल्ट है उसमें क्या लगा हुआ है, एन कैप, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर लगा है। तो ये रिजल्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जो रिजल्ट आएगा वेक्टर आएगा और सिंबल क्या है, क्रॉस का। तो अब जो ये यूनिट वेक्टर लगा है ये क्या है, नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी, इसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसकी डायरेक्शन कैसे आती है, राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से। कैसे, ये हमारे पास अगर ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इधर ओपन करो, फिंगर्स को, और इस तरफ कर्ल करो। जो थंब है वो आपको किसकी डायरेक्शन देगा, इरेक्टेड थंब, ऐसे स्ट्रेच करके, ये ए है ये बी है, ए क्रॉस बी, ये जो थंब है आपको किसकी डायरेक्शन देगा, ए क्रॉस बी की। ए की तरफ फिंगर ओपन करो, बी की तरफ कर्ल करो, तो ये जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन देगा बच्चों, ए क्रॉस बी की। अगर बी क्रॉस ए करना हो, बी क्रॉस ए करना हो, तो बी की तरफ फिंगर ओपन करो, ए की तरफ कर्ल करो, थंब किसकी डायरेक्शन देगा आपको, ए बी क्रॉस ए की। तो ए क्रॉस बी ऊपर होता है, बी क्रॉस ए नीचे हो जाएगा, दोनों में एंगल क्या है, 180 डिग्री का एंगल होता है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। प्रॉपर्टीज बेटा, प्रॉपर्टीज क्या है, ए क्रॉस ए जीरो वेक्टर होता है, तो इसलिए यहां वेक्टर लगा दिया। बट इन जनरल, जैसे यहां पर देखो मैंने वेक्टर नहीं लगा, इन जनरल हम नहीं लगाते, बट अगर
ये ऐसा आ जाए कि तो कौन सा करेक्ट है, तो वेक्टर वाला करेक्ट होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है हमें, वेक्टर देता है। तो यहां अगर हमें करेक्ट करना है तो मैं इसको क्या लगा देता हूं, मैग्नीट्यूड, कि भाई इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 0। ओके, तो परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब अगर ये 90 डिग्री है तो साइन 91, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ए क्रॉस बी की प्रोडक्ट की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होगी, जब एंगल 90 डिग्री होगा, कितनी होगी, ए बी। अब ये एन कैप कैसे निकालना है, आई क्रॉस जे, ए कैप, जे क्रॉस के, आई कैप, के क्रॉस आई, जे कैप। वो मैं सर्कल वाला अभी आगे प्रॉपर्टी में बताऊंगा। बट एक्स, अगर आपको पता है कि एक्स वाई एक्सेस आप कैसे लिखते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड, एक्स वाई, तो ये जेड की तरफ आएगा। ये हमारे पास y और z है, वाई जेड एक्स की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। अगर वैसे ही जैसे डॉट में था, कोई नंबर से मल्टीप्लाई है, वो नंबर आगे आ जाएंगे मल्टीप्लाई होकर और वेक्टर को क्रॉस कर देंगे। फिर वही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, नो। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। क्या होता है, दोनों में डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। बट दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम। अब अगर आप आई क्रॉस जे को के लिख रहे थे, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। इसके लिए अब याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो ये सर्कल डायग्राम ध्यान में रखी जाती है। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आप कैसे लिख लेते हैं, क्लॉकवाइज, पहले आई से शुरू किया, फिर जे, फिर के। और अगर आप ऐसे ही क्लॉकवाइज चलेंगे, एक आई क्रॉस जे, ए आएगा पॉजिटिव का, जे क्रॉस के, जो बच गया आई आएगा पॉजिटिव का, के क्रॉस आई, जो बच गया वो पॉजिटिव जे आएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, वही यहां पर लिखा हुआ। ओके, इट शो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो आप ए को बी के साथ, फिर बी ए को सी के साथ, यहां देखिए गड़बड़ कर दी ना, क्या आना था यहाँ, ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। समझे। फिर बात आती है एसोसिएटिव की, वो ये नहीं करेगा कि अगर मैं यहां ब्रैकेट हटा के यहां लगा दूं और ये तीनों क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो वो सेम नहीं होंगे बेटा। क्लियर है, क्योंकि मान लो, समझ गए बेटा। तो बहुत सारे उसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो हर एग्जांपल में किसी में सेम भी हो सकता है और किसी में सेम नहीं भी होगा। तो नॉन जीरो वाली ऑप्शन लेके देखनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आई जे के लेके देख लेते हैं, सर जे क्रॉस के आई आ गया, आई क्रॉस आई जीरो हो गया। वैसे ही मैं अगर उसको आई को जे के साथ कर दूंगा तो भी ऐसा ही होगा। जीरो के अलावा कोई वैल्यू करके देखिए, क्योंकि जीरो और माइनस जीरो तो सेम हो जाता है। आगे चलकर मैंने लिखा भी है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा कब, जब आइदर ए और बी जीरो हो जाए, या फिर एंगल क्या हो जाए, और थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री, और थीटा क्या हो जाए, 180 डिग्री। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जीरो तो जीरो है, माइनस लगाओ या ना लगाओ। ठीक है। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। वो तो हमने पीछे देखा ही, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। साथ में अगर ये ए और बी किसी एक प्लेन में है, यहां पर मैं फिर से उस डायग्राम पे आना चाहता हूं, अगर ये ए और बी किसी एक प्लेन में है, तो ये उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, एडिशन भी इस प्लेन में होगी, सब्ट्रैक्शन भी इस प्लेन में होगी। उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दें, वो सारे इसी प्लेन में होंगे। तो ए क्रॉस बी उन सबके परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी, या फिर यहां पर कोई भी नंबर लगा हो तो उसके साथ ये हमेशा क्या देगा, जीरो, क्योंकि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर ऑलवेज। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। फिर ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट केस है बेटा, जिसमें वो कहते हैं राइट अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। बहुत क्वेश्चन आते हैं,
तो क्या होगा, एन कैप ही पूछ लिया तो क्या होता है ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी साइन थीटा। अगर मैं ए को ए वेक्टर से डिवाइड, ए वेक्टर को ए से डिवाइड कर दूं तो ए कैप क्रॉस बी कैप डिवाइड बाय साइन थीटा आ जाएगा, या फिर ए बी साइन थीटा को मैं यहां क्या ले सकता हूं, मॉडुलस बी लगा सकता हूं ए क्रॉस बी का, तो वो भी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। तो इन तीन तरीकों से लिखा जाता है, डायरेक्ट एमसीक्यू भी आते हैं और डेटाबेस भी आते हैं। अब अगर हमें ए और बी आई जे के कैप की फॉर्म में लिखा हुआ मिले तो क्या होगा बेटा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करने का एक ये भी तरीका होता है जो मैंने यहां दिखाया है। आपके पास अलग भी होता है कि आप सिर्फ ये तीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये तीन, वो भी ठीक है बेटा, जैसे आपने क्लास में सीखा है वैसे लगा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही आना है। आपने आई कैप लिया, ये वाले जो कोफिशिएंट है बाकी चार कोफिशिएंट लिख लिए, आपने जे कैप लिया, बाकी चार कोफिशिएंट लिख लिए, आपने के कैप लिया, बाकी चार कोफिशिएंट लिख लिए। बस वो कंफ्यूजन ना हो कि जब मैंने जे को छोड़ा तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसलिए कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। और यहां देखिए माइनस की जरूरत नहीं पड़ती जब आप इसे इस तरीके से लिखते हैं। ओके, जब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो माइनस की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, बट अगर आप यहां पर माइनस लगाएंगे तब हमें जो है जो मल्टीप्लाई है वो उसी तरीके से रखना पड़ेगा बेटा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझ रहे, तो अगर आप ये लिखते हैं आई जे के, जनरली आपको यहां माइनस लगवाया जाता है, क्या लगवाया जाता है, मुझे वही लिखना चाहिए था ऐसे, ठीक है। तो जब आप आई लिखते हैं तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप जे लिखते हैं तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं बेटा। तो मैं सिर्फ माइनस जे वाला लिखकर आपको दिखा देता हूं। माइनस जे करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, यही लिखेंगे बेटा। अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, इस माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। देखिए जरा यही बना हुआ है, ए जेड बी एक्स बी जेड। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपने जैसे क्लास में सीखा है आप वही अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ये अलग अलग टेक्निक होती हैं, आगे आगे चलकर क्वेश्चन में मैं वही आपको लगाकर दिखाऊंगा माइनस जे वाला, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निक है, दो तरीके से इसे लिखा जाता है, दोनों तरीके मैंने आपको लिखकर बता दिया, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। ये एक हमने लिखा, दूसरा वो माइनस जे वाला मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं अभी। एप्लीकेशन टू चेक वेदर टू वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 0 है तो वेक्टर या तो 0 एंगल 0 होगा या 180 यानी कि पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, बट हम ये कभी अप्लाई नहीं करते। अगर हमें चेक करना है कि वेक्टर पैरेलल है या नहीं तो हमें पता चल जाएगा अगर उनका जो एक वेक्टर दूसरे के साथ कोई न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई में है पॉजिटिव तो पैरेलल है, नेगेटिव मल्टीप्लायर है तो एंटी पैरेलल। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं तो इनके कोफिशिएंट की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। अगर वो पॉजिटिव रेशियो होगी तो पैरेलल, नेगेटिव होगी तो एंटी पैरेलल। क्वेश्चन के साथ समझते हैं, कहते हैं फाइंड द ए एंड सी इफ ए इज पैरेलल टू बी। फटाफट से वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें बेटा। अब अगर ये पैरेलल दिए हैं तो कोफिशिएंट की रेशियो को बराबर कर दो, इसकी रेशियो को बराबर कर दो, कोफिशिएंट 4/2 माइनस ए बाय 1 6/c। तो क्या होगा, अगर आप इसको देखें बेटा तो ये क्या बनेगा, a इक्वल टू -2। अगर आप इन दोनों को देख लें तो माइनस ए इक्वल टू 6/c, तो c क्या आ गया 6 बाय माइनस ए की वैल्यू क्या है -2, तो ये क्या आ जाएगा, c आ गया। तो इस तरीके से आप सिंपली इसे कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। सेकेंड बेटा, टू चेक वेदर 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। तो अगर ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में 0 हो जाए तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। क्यों, अगर ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में 0 है, इसका मतलब ए बी बी सी के प्लेन में होगा, क्योंकि जो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर होगा बी एंड सी के। तो अगर ए बी उसी प्लेन में लाई कर रहा था बी और सी के तो ये ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इसको इसी तरीके से लिखते हैं बेटा,
किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा, तो दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। इसको इस तरीके से मेंशन किया जाता है, सिंबल है, स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी को लिखा जाता है। फिर ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्या लिख देते हैं सर, बी ए स्क्वायर हो गया, दो ए आगे, क्रॉस आ गया, साइन आ गया, डॉट आ गया, क्रॉस आ गया, तो आंसर मार्क कर देते हैं सी। बट ऐसा नहीं है, हमने अभी अभी ऊपर लिखा था बेटा, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू ए, बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू ए, बी ए प्लस बी, ए माइनस बी, सबके परपेंडिकुलर होता है, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, इसे याद रखना है बेटा। फिर तीसरी लास्ट एप्लीकेशन आती है, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अगर दो वेक्टर जो हैं किसी पैरेललोग्राम की दो साइड रिप्रेजेंट करते हैं, एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, इन दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। और अगर हम ट्राइंगल बनाए इन दोनों वेक्टर से, कि दो वेक्टर हैं, दो साइड बन गई, तीसरी इस क्लोजिंग साइड बना दें तो ट्राइंगल बन गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी होता है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में एक और चीज होती है बेटा, दिस इज 1/2 टाइम्स d1 क्रॉस d2। डायगोनल, अगर आप इसके डायगोनल यहां पर ड्रॉ कर लें कि ये एक डायगोनल हो जाएगा एडिशन ऑफ वेक्टर, ये एक डायगोनल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगर हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल गिवन हो तो उन दोनों के लिए अगर हमें एरिया निकालना है तो 1/2 d1 क्रॉस d2 एरिया आ जाएगा डायगोनल। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड आर गिवन, एरिया फाइंड करना है, तो ये वही आ गया बेटा। तो एरिया किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। मैंने कहा था, एक मैंने ऊपर लिखकर दिखाया, दूसरा मेथड यहां अप्लाई करके दिखाता हूं। तो आई माइनस जे के, पहले हम क्या लिख रहे हैं, ए क्रॉस बी, फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले किसके कोफिशिएंट आते हैं बेटा, ए के, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कोफिशिएंट आएंगे 1 2 3, फिर किसके कोफिशिएंट आएंगे, सेकेंड वेक्टर के 2 -3 1। अब अगर हमें आई लिखना है, आई लिखना है तो ये वाली लाइन छोड़ दीजिए बेटा, 2 को 1 के साथ 2, -3 को 3 के साथ -9, ओके। फिर माइनस जे ये वाली लाइन छोड़ दीजिए, 1 को 1 के साथ, -3 को 2 के साथ, प्लस के। फिर अब आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, 1 को 3 के साथ -3, 2 को 2 के साथ -4। तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, 11i 5j, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7। अब अगर आपको एरिया निकालना था तो आपको इसकी क्या लिखनी थी बेटा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, 11 का स्क्वायर 121, 25, 49। इसको आप ऐड करेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये बन रहा है बेटा √195। ओके, क्लियर है आपको, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन शॉट वेक्टर। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से देखा होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर इसे क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। लास्ट क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, सब जगह दिखाई देता है, a क्रॉस b इक्वल टू √3a डॉट बी। तो a क्रॉस b के आगे क्या लगा हुआ है, देखिए मॉडुलस, यानी कि दिस इज मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, √3 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कट जाएगा बेटा, तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा कितना आ गया बच्चों, 6 डिग्री। तो a प्लस बी की मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा, a प्लस बी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये हो जाएगी √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, और cos 60 क्या होता है, 1/2। तो आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab पावर 1/2। क्या ये बात समझ में आई सबको, क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन।
तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और सभी फॉर्मूलाज थ्योरी समझ में आई होगी। तो जैसे हमने कहा था, वी विल ट्राई कि वन शॉट जो वीडियो है वो 1 आवर 30 मिनट के अराउंड हो जाए। तो ये वीडियो भी हमारी उसी टाइम लिमिट में कंप्लीट हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।